हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड के विभाजन में कल मैंने जो बात करी थी, मैंने बात करी थी ट्रांस हिमालय पे, वृद्ध हिमालय पे और मध्य हिमालय मैंने बात कर ली थी इसके पार्ट 1 में। ठीक है, आज मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके दून द्वार क्षेत्र पे, शिवालिक पे और भाबर और तराई पे। ठीक है, देखिए मैं दून द्वार क्षेत्र की बात करता हूँ तो बेसिकली ये दो दून द्वार क्षेत्र है, ये क्या होती हैं, चौकस घाटियाँ होती हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ये चौकस घाटियाँ, देखो आपको नीचे को ही लिखना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे चौकस घाटियाँ होती हैं, चौकस घाटियाँ होती हैं। सर ये चौकस घाटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे जैसे दो पर्वतों के बीच में जो समतल मैदानी भाग होता है इसे घाटी कहा जाता है, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा समतली भाग होता है, ठीक है, अगर यही भाग थोड़ा सा आपका ऐसा झुका हुआ होता है, ठीक है, तो फिर इसी को ही, इस वाले एरिया को इसे भ्रंश कह दिया जाता है या रिफ्ट कह दिया जाता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ये चौकस घाटियाँ हैं। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई होती है, इनकी जो ऊंचाई है, इनकी ऊंचाई लगभग 350 मीटर से लेकर के 700 मीटर तक होती है। जो इनकी ऊंचाई है 350 मीटर से ये 700 मीटर तक होती है, ध्यान रखना। ये जो दून द्वार क्षेत्र है, इसके जो पूरी भाग में जो घाटियां हैं उन्हें द्वार कहा जाता है और पश्चिमी भाग में जो है उसे दून कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो इनका जो पूरी भाग है, पूरी भाग में इन चौकस घाटियों को द्वार कहा जाता है और पश्चिमी भाग में इनको ही दून कहा जाता है। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं दून की बात करता हूं तो सबसे बड़ा जो दून है, सबसे बड़ा ये है देहरादून। देहरादून ये सबसे बड़ा दून है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी दून है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नैनीताल में, नैनीताल के अंदर दो दून है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक यहाँ पे है, एक दून का नाम ऐसे बोलते हैं पातली दून। पहला कौन सा, यहाँ पे पातली दून इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पातली दून जो है ये जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट पार्क है उसके बीच में है। और दूसरा यहाँ पे है कोटा दून। कौन सा पे है दूसरा, कोटा दून, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके लिए नैनीताल के अलावा दूसरा पे पौड़ी में भी दो दून है। ठीक है, पौड़ी में दो दून है पे, एक का नाम है कोठारी दून, एक का नाम कौन सा पे कोठारी दून है, और दूसरे का नाम है चौखंबा दून। जहाँ पे चौखंबा दून, ये दूसरा दून है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो दून द्वार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो मध्य हिमालय की वजह से आते हैं। हालांकि देखिए सर्वाधिक भूकंप वाला एरिया जो है मध्य हिमालय है, लेकिन दून द्वार क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं उसका रीजन दून द्वार क्षेत्र नहीं होता है, उसका रीजन मध्य हिमालय क्षेत्र होता है। आपको एक बात ये भी लिख लेनी है। ठीक है, दून द्वार क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप मध्य हिमालय की वजह से ही आते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय की वजह से। ठीक है, तो इतना आपको दून द्वार क्षेत्र में आपको यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अगले आप यहाँ पे हेडिंग लिखो, यहाँ पे लिखो शिवालिक, आप यहाँ पे लिखो, अगले लिखो शिवालिक। चलिए अब बात करते हैं शिवालिक की। देखिए शिवालिक में यहाँ पे आपको ध्यान रखना, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, इसीलिए इसको हिमालय का पाद कहा जाता है, इसे हिमालयी पाद कहते हैं। हिमालय का इसे पाद कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे ये जो है आपका हिमालय बनने क्रम में सबसे लास्ट में ही बना था, इसीलिए इसको नवीन हिमालय भी कहा जाता है, नवीन हिमालय इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसका एक प्राचीन नाम था, इसे मैनाक पर्वत, इसे मैनाक पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो शिवालिक का ही एक नाम क्या है, मैनाक, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शिवालिक पर्वत की अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो 700 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। कहीं पे 750 से 1200 भी लिखा रहता है, लेकिन 700 लेकर के 1200 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो शिवालिक वाला एरिया है बेसिकली ये एक घाटियों वाला एरिया है। कैसा है अभी, हालांकि उत्तराखंड जो ज्यादातर उत्तराखंड जो है घाटियों वाला ही है, लेकिन ये भी गहरी घाटियों वाला ये एरिया है। ठीक है, भूस्खलन इन चीजों की वजह से यहाँ पे, ठीक है, वर्षा, भूस्खलन, बारिश भी यहाँ पे ज्यादा होती है, जिस वजह से नदियां जो होती है अपने रास्ते को काट करके गहरा कर देती है धीरे धीरे, तो गहरी घाटियों वाला एरिया है, टाइम टाइम पे इसमें भूस्खलन भी होता रहता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने बोला सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ही है, इसीलिए घाटियों के नाम में सर्वाधिक वर्षा यही होती है। सर कितनी होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। एक बात ध्यान रखें, सर्वाधिक अगर आप पर्यटक स्थलों की बात करोगे, सर्वाधिक पर्यटक स्थल भी यहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो पर्यटक स्थल पे वो भी शिवालिक में ही पाए जाते हैं। हालांकि मध्य हिमालय भी पर्यटन की दृष्टि से संपन्न है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक यही पाया जाता है। इसके लिए यहाँ पे
खनिज की दृष्टि से भी ये एरिया ठीक ठाक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके भूगर्भिक विभाजन में कि कौन कौन से खनिज यहां पाए जाते हैं, खनिज भी यहां पाए जाते हैं। और लास्ट में एक बार हमें ये जो शिवालिक है वो मध्य हिमालय से, यहां पे मध्य हिमालय से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है। ठीक है, ये जो है मध्य हिमालय से ये ग्रेट बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा क्या होता है, ये अलग होता है। आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाबर की और तराई की। इन दोनों की बात हम जरा एक साथ कर लेते हैं क्योंकि एक जैसा ही है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे भाबर और तराई की, यानी कि भाबर ये वाला और ये वाला एरिया। देखिए आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको दूसरी तरफ समझने का प्रयास करता हूँ। सबसे ऊपर आपका ये आपका है ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर आपका ये है ग्रेट हिमालय, ये आपका है मध्य हिमालय, फिर थोड़ा दून द्वारा वाला एरिया, ये थोड़ा समतल मैदान, ठीक है, फिर आपका ये शिवालिक वाला एरिया। ठीक है, अब देखिए शिवालिक के बाद क्या है, ढाल जो है वो कम हो जाता है। शिवालिक के बाद ढाल क्या थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से ढाल क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। आप भी ध्यान रखिए, इसके आगे मतलब यहाँ पे ढाल जो है थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, और आगे जाकर के ढाल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहां से जो नदियां आती हैं, यहां से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, क्योंकि ज्यादा हाइट से उतरती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, जिन्हें बोल्डर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये नदियां अपना ढाल छोड़ देती हैं, अपना ढाल यहां तक, इसने ढाल थोड़ा हल्का कम ढाल है, फिर यहां से ये समतल हो गया है। ठीक है, ये जो नदी ऊपर से आ रही थी, ये नदी जो ऊपर से आ रही थी, ये क्या करती है, जैसे ढाल कम हो जाता है तो अब ये बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनको आगे ले जाने में असमर्थ होती है, इसलिए नदी क्या करती है, यहां कंकड़ पत्थरों को छोड़ देती है। ठीक है, तो यही जो शिवालिक के बाद कम ढाल वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां पे नदी अपने द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों को छोड़ देती है, इसी एरिया को भाबर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे भाबर कहते हैं। ठीक है, अब नदी इससे आगे जब निकलती है तो अपने साथ में महीन अवसाद लेके जाती है, अपने साथ में महीन मिट्टी लेकर के जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभी ये वाला जो एरिया महीन वाला एरिया, इसी को बोलते हैं तराई। ठीक हो गया है। अब जरा बात सुन, देखा पे ये जो भाबर वाला एरिया है ये कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ ये एरिया होता है, आपको ध्यान रखना पे, ये कम उपजाऊ होता है। ये वाला एरिया आपका जो है ये अधिक उपजाऊ है, अधिक क्या है आपका, ये उपजाऊ एरिया होता है, आप ही ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए उबड़ कंकड़ पत्थरों से ही बना है, इसलिए एरिया आपका उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ वाला एरिया है। और ये वाला जो एरिया लगभग ज्यादातर ये तराई का एरिया है, आपको ये ऐसे लिख लेना है। कैसा एरिया, तराई का एरिया। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, जब ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, ऊपर से नदी आ रही है, तो नदी क्या करती है, इन पत्थरों के नीचे नीचे चल देती है। यानी कि हम कहते हैं कि भाबर वाले एरिया में हम कहते हैं कि जो नदियां होती हैं, नदियां वो विलुप्त हो जाती हैं, ऐसा हम बोलते हैं, ये नदियां विलुप्त हो जाती है। पेपर अगर पूछ लेगा, आप ध्यान रखना, आपका पे नदियां विलुप्त कहाँ होती हैं, भाबर और भाबर वाले एरिया में। ठीक है, जबकि देखिए तराई वाले एरिया में क्योंकि कम उपजाऊ मिट्टी भूमि है, जो पानी वो फिर से एक बार दिखने लग जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये नदियां हैं, नदियां ये फिर से दृश्यमान हो जाती हैं, दृश्यमान यदि नदियां हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसाद से बना हुआ है, इसलिए तराई का एरिया हम बोलेंगे ये अवसादी मिट्टी से बना हुआ है, अवसादी मिट्टी से बना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तराई के एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे ज्यादातर आपको क्वेश्चन आपको तराई से ही मिलते हैं। तराई वाला एरिया, तराई में हमारे मुख्य रूप से दो हमारे जिले हैं, एक आपका ये हरिद्वार वाला जिला है, ये पूर्ण रूप से तराई में है, दूसरा आपका है उधम सिंह नगर। ठीक है, ध्यान रखना, तराई में हमारे दो जिले बेसिकली आते हैं, एक आपका यहाँ पे, ठीक है, एक हमारा हरिद्वार आता है और दूसरा आता है हमारा पे USN उधम सिंह नगर। ठीक, औषधि मिट्टी से बना हुआ है, औषधि मिट्टी से बना हुआ जो होता है उसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। दलदली मिट्टी, थोड़ी सी गीली मिट्टी जो होती है, ठीक है, या औषधि मिट्टी कह लो या फिर दलदली मिट्टी से ही बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दक्षिण का एरिया ये वाला है, यानी कि तराई वाला एरिया है, यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में बारिश ऊपर कम होती है, नीचे ज्यादा होती है। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि बारिश वहीं ज्यादा होगी जहां वर्षा ज्यादा होगी। अब आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझा पे, वर्षा यहां ज्यादा होगी या फिर यहां ज्यादा होगी, और भाई वर्षा वहां ज्यादा होगी जहां गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा कहां है, गर्मी तराई में ज्यादा है। गर्मी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो यहां पे पानी है वो पानी उसमें वेपोरेशन की क्रिया होगी।
अगर वेपर बन के ऊपर जाएगी, ऊपर जाके एक वेपर कंडक्ट होके ही बादल बनता है, उससे ही बारिश होती है। अगर गर्मी ही नहीं होगी तो वेपोराइजेशन की क्रिया कैसे होगी, और जब वेपोराइजेशन नहीं होगा तो भाई बारिश कैसे होगी। तो जाहिर सी बात है इधर पे क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक बात जरा आप ये समझ लेना यहाँ पे, अब बारिश अगर यहाँ पे ज्यादा होती है, अगर यहाँ बारिश ज्यादा हो रही है तो भाई कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ ज्यादा हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, गेहूं तो यहाँ ज्यादा होगा नहीं। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि गेहूं के लिए बारिश कम चाहिए होती है। ठीक है, गेहूं के लिए बारिश कम चाहिए होती है। गेहूं वैसे भी ठंड का पौधा है, इसे हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, तो गेहूं जो है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। यहां पे जलवायु हमको कम से कम उपोष्ण हमको दिख रही है। जलवायु का डिवीजन में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं। अभी देखिए समझ यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, जो ये वाला एरिया है यहाँ पे जो जलवायु है, ठीक है, वो उपोष्ण जलवायु है। अभी आप सिंपल समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जलवायु ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता लगेगा कि यहाँ कौन सी जलवायु, यहाँ कौन सी, यहाँ कौन जलवायु है, कौन कौन सी, इन सब बातों पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। उपोष्ण कटिबंधी जलवायु यहाँ पाई जाती है। ठीक है, उपोष्ण सर क्या होता है, जिसमें दो शब्द हैं, एक है उप प्लस उष्ण। उष्ण का मतलब तो गर्म से है, उप मतलब होता है उससे कम, जैसे प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री थोड़ा छोटा। ठीक है, तो उष्ण से उप उष्ण वाले आप हैं, गर्मी से थोड़ी कम गर्मी। ठीक है, तो थोड़ी कम गर्मी वाला एरिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं उत्तराखंड के कंपेयर में देखूं तो सर्वाधिक गर्म यही है। ठीक है, तो थोड़ी कम गर्मी वाला है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में सर्वाधिक गर्म वाला एरिया है। तो इस जाहिर सी बात है यहीं पे सर्वाधिक क्या होगी, बारिश होगी, और सर्वाधिक बारिश होगी तो ज्यादा बारिश किसके लिए चाहिए होती है, धान के लिए। धान सर्वाधिक यही होगा, इसके साथ में दूसरा गन्ना भी यही ज्यादा होगा। ठीक हो गया है, गन्ना भी क्या होगा आपका, यही ज्यादा होगा, आप ही ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यहीं पे ही सूरजमुखी, सूरजमुखी भी यहां ज्यादा होता है। सर कब होता है, अप्रैल के महीने में। ठीक है, इसका बारिश से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अप्रैल के महीने में जो यहाँ की मिट्टी है वो सूरजमुखी की अच्छी पैदावार करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाबर, ये हो गया आपका तराई। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ठीक है दून, द्वार, शिवालिक, भाबर और तराई ये हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ में उत्तराखंड का विभाजन वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, चलिए अब तराई भाबर के बाद अब बात करते हैं इसके नीचे वाला एरिया। देखिए, तराई के नीचे वाला जो एरिया जो उत्तराखंड में ज्यादा नहीं आता है, ज्यादातर यूपी में आता है, इसे बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं इसका पे, इसे कहते हैं गंगा का मैदान। ठीक होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था उत्तराखंड का जो विभाजन है, इस विभाजन को 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार से आपका विभाजन हुआ है। तो पहला जो इसका फिजिकल विभाजन है वो 8 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार पे, 8 प्रकार से किया गया है। तो ये कौन सा पे है, गंगा का मैदान। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे दी पे, मैदान जहां पे भी मैदान बने हों, ठीक है, मैदान संसार में कहीं पे बनते हैं तो वो हमेशा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से ही निर्मित होते हैं। मैदान कहीं पर भी बनते हैं वो हमेशा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से ही बनते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे, अब होता क्या है, इस एरिया में जो नदियां आ रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक, अब इस साल आपकी ये नदी आई, नदियां क्या करती हैं, अपने साथ में अवसाद लाती हैं। ठीक है, नदियों का 2 काम सनातन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला काम, नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं और अपने रास्ते को काटते हुए लाती हैं। अपने रास्ते को नदियां क्या करती हैं, काटती रहती हैं, अपने रास्ते को गहरा करती रहती हैं, पहला काम। और दूसरा काम, नदियां क्या करती हैं, अपना रास्ता बदलती रहती हैं। ठीक है, कुछ साल इस रास्ते में, कुछ अगले साल। ठीक है, मतलब हालांकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी नहीं होती है, लाखों साल इसमें लग जाते हैं, कभी कभार 20 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, और नदियां क्या करती हैं, अपने रास्ते को बदलती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, आप कहीं पे घर बना रहे हो, आप देखते हो कि जैसे पत्थर नदी में मिलते हैं ऐसे पत्थर वहां पे खुदाई पे मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल में यहाँ पे कोई ना कोई नदी बहती थी, जब भी तो नदी वाले पत्थर वहां पे मिले हुए हैं। ठीक है, या वहां पे आपको मिल रहे हैं। अब देखिए समझ यहाँ पे, अब नदी क्या करती है, अपने साथ अवसाद लेकर के आती है। ठीक है, नदी क्या किया, नदी ने इस साल क्या किया, नदी ने अवसाद लाया और नदी इधर अवसाद को यहां बिछा दिया। नदी ने अवसाद कहां बिछा दिया, यहां बिछा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जो ये नदी इस साल अवसाद लाई है और नदी ने इसी साल यहां बिछाया है। ठीक है, इस नए अवसाद को ही, ठीक है ध्यान पे, इस नए अवसाद को ही खादर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस नए अवसाद को, पे इस नए अवसाद को खादर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 20 साल की बात, नदी ने अपना रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब नदी यहां ना बह करके यहां बह रही है, तो जाहिर सी बात है अब ये यहां ना बहकर यहां बह रही है तो अपने अवसाद को भी यहीं बिछाएगी है।
अपने अवसाद कहां बिछाएगी, यहां बिछाएगी, ठीक है। तो अब ये नदी यहां पे तो जो अवसाद बिछाएगी वो नया होगा, तो उसे हम खादर ही कहेंगे। लेकिन अब ये वाला जो ये वाला जो अवसाद है अभी पुराना हो गया है, तो इसे अब बांगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, हम यहाँ पे इसे बांगर कहते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब बांगर क्या है, पुराना अवसाद जो होता है उसे बांगर कहा जाता है, और नया अवसाद जो है तो इसे खादर कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, नया अवसाद जो है ये ज्यादा उपजाऊ होता है, ज्यादा उपजाऊ होता है, और ये जो होता है थोड़ा सा ये कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो गंगा के मैदानी भाग में एक्चुअली दो हैं, ठीक है। गंगा का मैदानी भाग, गंगा का जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका है खादर, यानी कि जहां पहले गंगा नदी बहती थी, जहां उसने अपना अवसाद पहले बिछाया था, और एक आज जहां बह रही है जहां वो अपना नया अवसाद बिछाती है, ठीक है। गंगा का जो मैदानी भाग है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक किसमें, नंबर एक किसमें, खादर, नंबर दो मतलब एक यहाँ पे बांगर, दूसरे यहाँ पे खादर, क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे जो इसका विभाजन था, भौतिक विभाजन, मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूं। पहला कौन सा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, पहला कहां पे, भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, ठीक है। और इसी के साथ मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, भू आकृतिक विभाजन, यहाँ पे भू आकृतिक विभाजन भी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो सर मेरा कौन सा बच गया है, तीसरा वाला बच गया मेरा पे, जो मेरा था भूगर्भिक विभाजन, कौन सा पे, भूगर्भिक विभाजन, ठीक है। तो अब पहले मैं यहाँ पे भूगर्भिक विभाजन को देख लेता हूं, देन फिर हम इसमें यहाँ पे जलवायु की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि गंगा का जो मैदानी भाग है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो कंप्लीट हो गए हैं, कौन सा पे, भौगोलिक विभाजन, और दूसरा पे भू आकृतिक विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे भूगर्भिक विभाजन पे हम यहाँ बात करेंगे, जहां हम उत्तराखंड के प्रमुख खनिजों के बारे में बात करेंगे, खनिज नीति के बारे में बात करेंगे, इन सब चीजों के हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए देवक्यास के साथ में और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए सिंपली आपको एक मैसेज करना है, एंट्री कोर्स नेम, आपको वीडियो का ज्वाइन करना है, या फिर आपको पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ करना है, उसे आप लिख करके, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे अगर वीडियो करना है तो आप यहाँ पे वीडियो आप लिख दोगे, या फिर VPDO लिख करके आप इसे सेंड कर दोगे 9758880399 पे, ठीक है। या अगर आपको ऐसा नहीं करना तो सिंपली आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, देवकी IAS के नाम से प्ले स्टोर से, और वहां से भी आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बन रही है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।